रात के ठीक 12 बजे थे जब अर्जुन वर्मा पहली बार उस हवेली के सामने खड़ा हुआ। नवंबर की ठंडी हवा उसके कोट के भीतर घुसती जा रही थी, फिर भी उसकी पीठ पर जो पसीना था वो ठंड के कारण नहीं था। वो पसीना डर का था, उस किस्म का डर जो तब पैदा होता है जब दिमाग किसी चीज को देखने से इनकार करता है लेकिन आंखें रुक नहीं पाती। हवेली के पत्थर काले थे, इतने काले कि रात की स्याही उनमें मिलकर एक हो गई थी। बस खिड़कियां अलग दिखती थीं, खाली आंखों की तरह, जो ना देखती थीं ना बंद होती थीं। अर्जुन एक इतिहासकार था। उसका काम था पुरानी इमारतों में जाना, उनकी कहानियां इकट्ठी करना और उन्हें किताबों में दर्ज करना। लेकिन इस हवेली की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। ये हवेली थी रायगढ़ की, राजस्थान के एक सुनसान कोने में खड़ी, जहां सड़क भी जाते जाते डर जाती थी और पेड़ भी झुककर पीछे हट जाते थे। गांव के लोग इसे रुकी हुई हवेली कहते थे। वे कहते थे कि इस हवेली में वक्त रुक गया है, सन 1857 से आगे नहीं बढ़ा, और उस रुके हुए वक्त में एक आत्मा बंद है, एक औरत की आत्मा, जो न जी सकती है न मर सकती है, बस भटकती रहती है उन पत्थर की दीवारों के बीच, रात दर रात, साल दर साल, सदी दर सदी। अर्जुन ने अपने बैग की जिप खोली। उसमें एक डायरी थी, एक टॉर्च, कुछ कागज और एक अजीब सी चीज, एक पुरानी घड़ी जो उसे 1 महीने पहले एक बुजुर्ग आदमी ने दी थी। उस बुजुर्ग का नाम था धनपत सिंह, और वो उसी हवेली के जमींदार परिवार का आखिरी जीवित वंशज था। उसने ये घड़ी अर्जुन को एक कमकपाते हाथ से देते हुए कहा था, ये घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है बेटे, ये समय को मोड़ सकती है। इसे उस हवेली में ले जाओ, वहां एक आत्मा है, मेरी पुरखिन की आत्मा, मेरी परदादी सावित्री देवी। उन्हें आज़ाद करो, नहीं तो हमारा खानदान ही नहीं, ये पूरा गांव अभिशप्त रहेगा। अर्जुन ने तब उस बात को पागलपन समझा था। वो एक तार्किक इंसान था, उसके लिए भूत प्रेत परी कथाओं की बातें थीं। लेकिन जब उसने उस घड़ी को हाथ में लिया था तो कुछ हुआ था, एक झटका, एक सिहरन, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ जगा दिया हो। और उसके बाद से वो सो नहीं पाया था। हर रात वही सपना, एक औरत लाल साड़ी में दीवारों को पीटती हुई, रोती हुई, उसे पुकारती हुई। इसीलिए आज वो यहां था। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन जंग खाया हुआ। जैसे ही अर्जुन ने उसे धकेला, वो अपने आप खुल गया, और उसके साथ ही एक आवाज आई, एक लंबी घिसटती हुई आवाज, जैसे लोहे पर लोहा रगड़ा जाए। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। भीतर का दृश्य देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गया। हवेली के अंदर वक्त सच में रुका हुआ लग रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन गिरी नहीं थीं। एक मेज पर रखे बर्तन अभी भी वहीं थे, जैसे कोई अभी खाना खाने आने वाला हो। मिट्टी के दिए रखे थे, जो कभी जले होंगे, अब बुझ चुके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस धूल में अर्जुन ने टॉर्च नीचे की। पैरों के निशान थे, नंगे पांव के निशान, छोटे, नाजुक, एक औरत के। वो निशान एक सीधी लाइन में चलते थे, ऊपर की ओर, सीढ़ियों की तरफ। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में कस लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी के साथ आवाज, चर चर, जैसे सीढ़ियां शिकायत कर रही हों, जैसे वो कह रही हों कि यहां मत आओ, वापस जाओ। ऊपर पहुंचते पहुंचते अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया था, एक पल को, क्योंकि ऊपर एक दरवाजा था, और उस दरवाजे के नीचे की दरार से रोशनी आ रही थी। लाल रोशनी, धीमी, कांपती, जैसे मोमबत्ती जलती हो। लेकिन मोमबत्ती की रोशनी सफेद होती है, पीली होती है, ये लाल थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला। कमरे में एक औरत थी, लाल साड़ी, बिखरे बाल, वही जो उसके सपनों में आती थी। वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी। उसके हाथ दीवार पर टिके थे और उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वो कुछ लिख रही हो। अर्जुन ने टॉर्च से देखा। दीवार पर शब्द थे, अनगिनत शब्द, खून से नहीं, किसी और चीज से, शायद नाखूनों से खरोंचे हुए। और वो शब्द थे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सावित्री देवी, अर्जुन ने धीरे से पुकारा। औरत रुक गई। एक लंबा सन्नाटा। फिर उसने अपना सिर घुमाया, बहुत धीरे, बहुत मीमे, जैसे कोई पुरानी मशीन पहली बार चल रही हो। उसका चेहरा, अर्जुन के मुंह से सांस निकल गई। चेहरा सुंदर था, बेहद सुंदर, लेकिन उस पर कोई भाव नहीं था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। जैसे उस सुंदरता को किसी ने छेनी से तराशा हो, लेकिन उसके अंदर आत्मा डालना भूल गया हो। लेकिन जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, तब कुछ बदला। उन खाली आंखों में पहली बार कोई लौ जली, एक दर्द, एक पहचान, एक उम्मीद। घड़ी, उसकी आवाज आई, सूखे पत्तों की तरह, दरारों से आती हुई। घड़ी आ गई। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया।
मैं आपको आज़ाद करने आया हूं। और उसी पल घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी, तेज और तेज और तेज। कमरे में हवा आ गई। कहां से नहीं पता। वो हवा ठंडी नहीं, गर्म थी, जलती हुई, जैसे किसी ने कहीं आग लगा रखी हो। अर्जुन के सामने की दीवारें कांपने लगीं, धुंधली होने लगीं, और फिर वे गायब हो गईं, बिल्कुल जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। और अर्जुन गिरा नहीं, उड़ा नहीं, वो एक सुरंग में था, एक अंधेरी घूमती हुई सुरंग जिसमें हर तरफ से आवाजें आ रही थी। घोड़ों की टापें, तोपों की गर्जना, किसी के रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, और बीच बीच में एक नाम, सावित्री, सावित्री, सावित्री। फिर एक धमाका, रोशनी, और अर्जुन जमीन पर था। लेकिन ये वो जमीन नहीं थी जो वो जानता था। ये मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी। ऊपर आसमान था, लेकिन उस आसमान में धुआं था, काला घना धुआं। दूर से तोपें बोल रही थीं। अर्जुन उठा और उसने देखा, वो हवेली के बाहर था। लेकिन ये हवेली वैसी नहीं थी जैसी उसने अभी छोड़ी थी। ये हवेली नई थी, साफ थी, इसकी दीवारें सफ़ेद थीं, इसमें रोशनी थी, इसके आंगन में फूल थे, और इसके दरवाजे पर खड़े थे सिपाही, लाल वर्दी में, अंग्रेज सिपाही। सन 1857। अर्जुन समझ गया, वो सन 1857 में था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। वो दीवार के पीछे छुप गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। घड़ी ने उसे यहां क्यों भेजा था? सावित्री देवी के साथ क्या हुआ था? उसकी आत्मा हवेली में क्यों बंद थी? उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हवेली के अंदर से एक आवाज आई, एक चीख, तीखी, दर्दनाक। अर्जुन दीवार के किनारे से झांका। हवेली के मुख्य दरवाजे से कुछ अंग्रेज सैनिक एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहे थे। लाल साड़ी, लंबे बाल, सावित्री देवी। वो झटपटा रही थी, लेकिन सिपाही उसे छोड़ नहीं रहे थे। और उसके पीछे आ रहा था एक अंग्रेज अफसर, कर्नल एडवर्ड हास्ट। अर्जुन को बाद में उसका नाम पता चलेगा, लेकिन उस पल वो बस उसकी आंखें देख रहा था, ठंडी, निर्दयी, ऐसी जैसे वो इंसान न हो। इस घर में बागियों की मदद करने वालों को सजा मिलती है, कर्नल बोल रहा था, टूटी फूटी हिंदुस्तानी में। ये औरत हमारे खिलाफ लड़ने वालों को खाना और पानी देती थी। इसे उसी हवेली में बंद कर दो, हमेशा के लिए। नहीं, सावित्री चीखी, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति को छोड़ दो। एक सिपाही ने उसे धक्का दिया, वो गिर पड़ी, और तभी कर्नल ने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली, एक पुरानी, काली, चमकती हुई मूर्ति। उसने कुछ बुदबुदाया, कोई मंत्र या शायद कोई जादू, और उस मूर्ति को हवेली की नींव में गाड़ दिया। अर्जुन ने देखा, जैसे ही मूर्ति जमीन में गई, हवेली के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खिंच गई। न रोशनी से, न आवाज से, लेकिन महसूस हुई, जैसे हवा रुक गई हो, जैसे वक्त रुक गया हो। सावित्री देवी ने भी महसूस किया। वो एक पल को स्थिर हो गई, फिर उसका चेहरा बदल गया। उसमें पहचान आई, डर की, किसी गहरे अभिशाप की। काला जादू, वो फुसफुसाई। सिपाहियों ने उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर डाल दिया। दरवाजा बंद हुआ, ताला लगा, और कर्नल हास्ट मुस्कुराते हुए चला गया। अर्जुन बहुत देर दीवार से टिका खड़ा रहा। उसके अंदर कुछ उबल रहा था, गुस्सा, दर्द और एक जिम्मेदारी। उसे समझ आ गया था, सावित्री देवी को किसी ने मारा नहीं था, उन्हें एक जादुई अभिशाप से हवेली में बंद कर दिया गया था। वे न जी सकती थीं, न मर सकती थीं। उन्हें मुक्त करने के लिए उस मूर्ति को निकालना होगा, और वो मूर्ति नींव में थी, जहां उसे गाढ़ा गया था। लेकिन इस वक्त वहां सैकड़ों सिपाही थे। अर्जुन ने घड़ी देखी, सुइयां अब सीधी चल रही थीं। वो जानता था कि वो इस समय में ज्यादा देर नहीं रह सकता। घड़ी उसे वापस खींचेगी, उसे जल्दी करनी होगी। रात के अंधेरे में वो हवेली के पिछली तरफ गया। पिछली दीवार छोटी थी। उसने दीवार बांधी और आंगन में उतरा। उसका दिल एक ड्रम की तरह बज रहा था। आंगन में 2 सिपाही थे, लेकिन दोनों बुरी तरह ऊँग रहे थे, शायद थके हुए थे। अर्जुन नींव की तरफ बढ़ा। वो जगह उसे याद थी, हवेली के पूर्वी कोने में। उसने घुटने टिके और मिट्टी खोदने लगा, हाथ से, नाखूनों से। मिट्टी कठोर थी, लेकिन वहां हाल में ही कुछ गाढ़ा गया था, इसलिए थोड़ी ढीली भी थी। उसकी उंगलियां जमीन में घुसती गईं, खरोंचे आईं, खून निकला, लेकिन वो रुका नहीं। और तभी उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से टकराईं। मूर्ति। उसने खींची। मूर्ति बाहर आई, काली, चिकनी, उसके हाथों में थरथराहट पैदा करती हुई। और उसी पल एक आवाज आई, कौन है वह? एक सिपाही जाग गया था। अर्जुन भागा, पीछे से आवाजें, रुको, पकड़ो। लेकिन वो भाग रहा था, आंगन के पार, दीवार की तरफ। एक गोली चली, मिट्टी में धसी, उसके पांव के पास। उसने दीवार फांदी और अंधेरी गली में समा गया।
वो भागता रहा तब तक जब तक कि आवाजें दूर नहीं हो गईं। एक टूटे हुए मकान के पीछे उसने सांस ली। हाथ में मूर्ति थी। घड़ी की सुइयां अब फिर उल्टी घूमने लगी थीं। ये काफी नहीं है, एक आवाज ने कहा। अर्जुन ने चौंक कर देखा। सावित्री देवी वहां खड़ी थीं, लेकिन ये वो सावित्री नहीं थीं जो हवेली में बंद थीं। ये उनकी छाया थी, धुंधली, आधी अधूरी, जैसे सपने में कोई दिखता है। उनकी आंखों में आंसू थे। मूर्ति निकालने से बंधन नहीं टूटेगा, वो बोली। उनकी आवाज में वही सूखापन था जो हवेली में सुना था। जादू तब टूटेगा जब वो पल बदला जाएगा, वो पल जब मुझे बंद किया गया था। उस पल में तुम्हें वहां होना होगा, मुझे बचाना होगा। लेकिन अगर मैं उस पल को बदल दूं तो क्या हो जाएगा? इतिहास में मेरी आत्मा का कोई जिक्र नहीं है, सावित्री ने धीरे से कहा। जो इतिहास की किताबों में नहीं है, उसे बदलने से इतिहास नहीं बदलता। बस एक गुम हो चुकी आत्मा को रास्ता मिलता है। और वो धुंध में घुल गई। घड़ी जोर से घूमने लगी, इतने जोर से कि अर्जुन के हाथ में दर्द होने लगा। और फिर वही सुरंग, वही घूमती हुई अंधेरी सुरंग, जिसमें आवाजें थीं और वक्त था और दर्द था। इस बार जब अर्जुन की आंखें खुलीं तो वो उसी दिन था, लेकिन कुछ घंटे पहले। वो हवेली के आंगन में था, दोपहर की धूप में। हवेली अभी भी साफ थी, अभी सिपाही नहीं आए थे। लेकिन आंगन खाली नहीं था। सावित्री देवी वहां थीं, असली, जीवित, इस दुनिया की। वो एक पेड़ के नीचे बैठी कुछ बच्चों को पढ़ा रही थीं। उनकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। उनकी आंखों में चमक थी। वो हंस रही थीं और उनकी हंसी उस आंगन में फूलों की तरह बिखर रही थी। अर्जुन एक पल उन्हें देखता रहा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि सावित्री देवी कितनी जिंदा थीं, कितनी भरपूर थीं। एक पल पहले वो उनकी खाली आंखें देख रहा था और अब ये जीवंत चेहरा। फर्क इतना दर्दनाक था कि उसकी छाती में कुछ दब गया। कौन हो तुम? एक बच्चे ने अर्जुन को देखकर पूछा। सावित्री देवी ने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी नजरें मिलीं और उन नजरों में पहचान, जैसे वे जानती हों कि वो कौन है। ये एक यात्री है, सावित्री ने धीरे से कहा। बच्चों को उन्होंने अंदर भेजा। अर्जुन उनके पास आया। आप जानती हैं कि मैं कौन हूं? जानती हूं, सावित्री ने कहा। शांत, बिल्कुल शांत। मैं बहुत समय से इंतजार कर रही थी, मेरी आत्मा ने मुझे बताया। फिर उन्होंने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा। तुम बहुत देर से आए, मुझे माफ करें, अर्जुन ने कहा। और उसे नहीं पता था कि वो किस बात के लिए माफी मांग रहा है। शायद उन 150 सालों के लिए। सावित्री ने एक लंबी सांस ली। शाम को वे आएंगे, कर्नल हर्स्ट और उसके सिपाही। वे मुझे बंद करेंगे। उनकी आवाज में कांपन नहीं था, बस थकान थी, एक गहरी, अनंत थकान। मेरे पति देवी शरण जी स्वतंत्रता सेनानियों की मदद कर रहे थे, मैंने भी की। हम जानते थे कि खतरा है, लेकिन हमने नहीं रुकना चाहा। तो मुझे क्या करना है? अर्जुन ने पूछा। जब कर्नल हर्स्ट मूर्ति गाड़ने आए, उसे रोको। मूर्ति ही सब कुछ है। अगर मूर्ति नींव में नहीं गई तो जादू नहीं होगा, मैं बंदी नहीं बनूंगी। लेकिन वे मुझे देख लेंगे। तुम्हारे पास वो घड़ी है, सावित्री ने कहा। और पहली बार उनके होठों पर एक मुस्कान आई, बहुत हल्की, बहुत दर्द भरी। घड़ी समय को रोक सकती है, एक पल के लिए, बस एक पल। वो पल काफी होगा। अर्जुन ने घड़ी को देखा। सुइयां स्थिर थीं। शाम हुई, आसमान लाल हुआ, दूर से तोपों की आवाजें आने लगीं और फिर घोड़ों की टापें सड़क पर, हवेली की तरफ। अर्जुन हवेली के पूर्वी कोने में छुपा था, बिल्कुल वहां जहां कर्नल ने मूर्ति गाड़ी थी या गाड़ने वाला था। कर्नल हर्स्ट घोड़े से उतरा। उसके पीछे 20-25 सिपाही थे। सावित्री देवी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थीं, शांत, सीधी, उनकी आंखें झुकी नहीं थीं। देवी शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, और तुम, उसने सावित्री को उंगली दिखाई, तुम भी उतनी ही गुनहगार हो। हम गुनहगार नहीं हैं, सावित्री ने कहा। अपनी मातृभूमि से प्यार करना गुनाह नहीं है। कर्नल ने जेब में हाथ डाला, मूर्ति निकाली और नींव की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने घड़ी को कसकर पकड़ा। उसके अंदर से एक आवाज आई, जैसे घड़ी उससे पूछ रही हो, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। हाँ। और उसने घड़ी के कांटे को एक पल के लिए थाम लिया। सब कुछ रुक गया, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ। हवा रुक गई,
सिपाहियों के पैर रुक गए। कर्नल की बाह हवा में लटकी रह गई। मूर्ति उसकी उंगलियों में थी, जमीन से बस कुछ इंच दूर। एक पत्ता जो पेड़ से गिर रहा था वो भी हवा में थम गया। बस अर्जुन हिल सकता था, और सावित्री की आंखें चौड़ी हो गईं। ये हो रहा है। जल्दी, अर्जुन ने कहा। वो दौड़ा कर्नल की तरफ। उसने उसकी उंगलियों से मूर्ति ली। वो पत्थर की तरह ठंडी थी, काली, और उसके हाथों में एक जलन हुई, लेकिन उसने उसे पकड़े रखा। इसे नष्ट करना होगा, सावित्री ने कहा। कैसे? पानी, बहते हुए पानी में डालो। वो पानी इसकी ताकत खत्म कर देगा। पास में एक कुआं था। अर्जुन दौड़ा जमी हुई दुनिया के बीच से, जहां हर चीज चित्र की तरह स्थिर थी। कुएं पर पहुंचा। उसने मूर्ति पानी में फेंकी। एक पल, एक धमाका, एक चीख, न इंसान की न जानवर की, कुछ और ही, और मूर्ति पानी में घुलने लगी। पत्थर पानी में घुल रहा था, जो कभी नहीं होता, लेकिन हो रहा था। अर्जुन घड़ी के पास वापस भागा। उसने कांटे को छोड़ा। वक्त फिर चला, और उसी पल सब कुछ बदल गया। कर्नल की बाह नीचे आई, लेकिन उसमें मूर्ति नहीं थी। उसके चेहरे पर हैरानी। उसने देखा उसकी उंगलियां खाली थीं। उसने जेब टटोली, कुछ नहीं। उसके पीछे खड़े सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा। कहाँ गई? कर्नल बड़बड़ाया, और उसी वक्त दूर से एक घोड़ा आया। उस पर एक अंग्रेज अफसर था, हांफता हुआ। कर्नल, लखनऊ से हुक्म आया है, पीछे हटो, बागियों ने घेरा डाल लिया है। कर्नल हास्ट का ध्यान बट गया। उसने एक बार और सावित्री देवी को देखा, लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं था। उसने घोड़े पर पांव रखा और अपने सिपाहियों के साथ चला गया। सावित्री देवी वहां खड़ी रहीं। उन्होंने अर्जुन को देखा। उनकी आंखें भर आई थीं। ये सच है? उन्होंने पूछा, जैसे वे खुद यकीन नहीं कर पा रही थीं। मैं आज़ाद हूं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराया, और तब सावित्री देवी हंसी, इतना गहरा, इतना भरपूर। उनकी हंसी उस आंगन में गूंजी, उन पत्थरों में, उन दीवारों में, जो 150 साल बाद उसे कैद करने वाली थीं, लेकिन अब नहीं करेंगी। घड़ी की सुइयां फिर घूमने लगीं। अर्जुन को लगा जैसे जमीन खिसक रही है, आसमान धुंधला हो रहा है। सावित्री देवी का चेहरा धीरे धीरे दूर जा रहा है। उन्होंने एक हाथ उठाया, अलविदा में या शायद धन्यवाद में, और अर्जुन फिर उस सुरंग में था। इस बार सुरंग शांत थी, आवाजें नहीं थीं, बस एक नरम रोशनी, सफ़ेद नहीं, सुनहरी, जैसे सुबह की पहली किरण हो। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो उस कमरे में था, उसी ऊपरी कमरे में जहां उसने सावित्री देवी को पहली बार देखा था। लेकिन कमरा अलग था। दीवार पर लिखे मुझे जाने दो के शब्द गायब। लाल रोशनी नहीं, कमरे में बस धूल थी, पुरानापन था, और एक अजीब सी शांति। और सावित्री देवी नहीं थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। वो घड़ी जो उसके हाथ में थी, वो भी अब साधारण दिख रही थी। उसकी सुइयां सही समय दिखा रही थीं, रात के 2 बजे। वो धीरे से नीचे आया। हवेली बदल गई थी। वो वैसी नहीं थी जैसी आते वक्त थी, वैसी ही थी, पुरानी, टूटी फूटी, लेकिन उसमें से वो दबाव गया था। वो अदृश्य भारीपन जो हर कमरे में था, जो सांस लेने में तकलीफ देता था, वो खत्म हो गया था, जैसे किसी ने खिड़कियां खोल दी हों। अर्जुन बाहर निकला। आसमान में तारे थे, इतने तारे जितने उसने शहर की रोशनी में कभी नहीं देखे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। तभी उसने देखा, हवेली के आंगन में, जहां कभी कर्नल हास्ट अपने घोड़े पर आया था, वहां एक रोशनी थी, धीमी, सुनहरी, थरथराती, और उस रोशनी में एक आकृति थी, सावित्री देवी। लेकिन ये आकृति पहले जैसी नहीं थी। ये खाली नहीं थी, इसमें जान थी, रोशनी थी, ऊष्मा थी। सावित्री देवी ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराईं। ये वही मुस्कुराहट थी जो उन्होंने उस दोपहर में दी थी, जब वो बच्चों को पढ़ा रही थीं, जब उनकी हंसी फूलों की तरह बिखरी थी। वो हंसी जो 150 साल से कहीं कैद थी। अर्जुन की आंखें भर आई थीं। शुक्रिया, सावित्री की आवाज़ आई, हवा में घुली हुई, पत्तों में बचती हुई। वो आवाज़ जो अब सूखी नहीं थी, बल्कि नदी की तरह बह रही थी। जाइए, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज़ भारी थी। जाइए जहां आपको जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई है। सावित्री देवी ने एक बार और देखा।
हवेली को, आंगन को, उन दीवारों को जो उनकी जेलर रही थीं। उनकी नज़रों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अंतिम विदाई। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, तारों की तरफ, रात के आसमान में घुलती हुई, और एक पल के लिए पूरा आंगन उस सुनहरी रोशनी में नहा गया। हर पत्थर, हर दरार, हर टूटी हुई खिड़की चमकी, जैसे हवेली ने भी सांस ली हो, जैसे पत्थरों ने भी राहत की सांस ली हो। फिर अंधेरा। लेकिन ये पहले वाला अंधेरा नहीं था। ये वो अंधेरा था जो तारों के बाद होता है, भरा हुआ, शांत, नींद जैसा। अर्जुन काफी देर आंगन में खड़ा रहा। घड़ी उसके हाथ में थी। अब वो बस एक पुरानी घड़ी थी। उसकी जादुई ताकत गई थी, शायद इसीलिए क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। सुबह होने से पहले वो वापस चला, गांव की तरफ। जब धनपत सिंह के घर पहुंचा तो बूढ़ा आदमी दरवाजे पर बैठा था, जैसे उसे पता था। हो गया? धनपत ने पूछा। अर्जुन ने घड़ी उनके हाथ में रख दी। धनपत ने घड़ी को देखा और फिर उनकी आंखें भर आईं। परधादी, वे फुसफुसाए। वे चली गईं। अर्जुन ने कहा, आजाद। धनपत सिंह कुछ नहीं बोले, बस रोए, बहुत देर तक, चुपचाप। और उनके आंसुओं में 150 साल का बोझ था जो आज पहली बार हल्का हुआ था। उस रात अर्जुन गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ था। सावित्री देवी का चेहरा, वो लाल रोशनी, वो सुनहरी आभा, वो मुस्कान। एक इतिहासकार के रूप में उसने बहुत कहानियां पढ़ी थीं, लड़ाइयों की, क्रांतियों की, वीरों की। लेकिन इस एक रात में उसने समझा कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता, सिर्फ घटनाएं नहीं होती। इतिहास में लोग होते हैं, असली लोग, जो हंसते हैं, रोते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब जरूरत पड़े तो अपनी जान खतरे में डालते हैं। और जब उन्हें इतिहास भूल जाता है तो वे भटकते रहते हैं, दीवारों पर मुझे जाने दो लिखते हुए। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। सावित्री देवी की कहानी, उनकी हंसी, उनकी हिम्मत, उनका दर्द और उनकी मुक्ति। ये कहानी किसी इतिहास की किताब में नहीं थी, लेकिन अब होगी। वापसी में जब अर्जुन रायगढ़ हवेली के पास से गुजरा, एक बार और रुक कर देखा। हवेली वैसी ही थी, पुरानी, टूटी, अंधेरी, लेकिन अब उसमें वो भारीपन नहीं था। वो आंखों जैसी खिड़कियां अब खाली नहीं लग रही थीं, बस खिड़कियां थीं, पत्थर बस पत्थर थे। एक पुरानी इमारत जो किसी जमाने में किसी परिवार का घर रही होगी, जहां बच्चे खेले होंगे, जहां हंसी गूंजी होगी। और हवेली के एक टूटे हुए गमले में, जहां शायद 50 साल से कोई पौधा नहीं उगा था, एक छोटा सा हरा अंकुर था, नया, ताज़ा, सुबह की ओस से भीगा हुआ। अर्जुन देर तक उस अंकुर को देखता रहा, फिर वो मुड़ा और चला गया। उसके पीछे उस हवेली में एक बंधन हमेशा के लिए टूट चुका था।